हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैपिंग के बारे में। दोस्तों ये हमारी मैपिंग की सीरीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। इन सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के सेक्शन से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन से मैपिंग का बहुत ही महत्व है। मैपिंग से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने मैप को विजुलाइज़ किया है, मैप में लोकेशंस को देखा है, तो उस आधार पर आप क्वेश्चंस को सही कर ले जाएंगे। अगर आपने सिर्फ बुक से पढ़ा है, कहीं से रटा है, तो आप मैपिंग के क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैपिंग विजुलाइजेशन का ही पूरा खेल है। अगर आपने बार बार देखा है तो आप कर ले जाएंगे। दोस्तों ये हमारी मैपिंग की सीरीज़ का पहला वीडियो होगा जिसमें हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करने वाले हैं। इसी तरह से हम सभी महाद्वीपों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करेंगे। दोस्तों आपकी मैपिंग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है। हमने कई प्रकार की कलरफुल मैप का यूज़ किया है आपको समझाने के लिए, और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में डाला है। दोस्तों ये वीडियो आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा मैपिंग कराएगी। इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, इससे बाहर इन किसी भी एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसमें वो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को बताएंगे जिससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है या फिर पिछले सालों में प्रश्न बने हैं। तो हर तरह से हम हर डायमेंशन से इस मैपिंग को कवर करने वाले हैं और पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में इसको कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया, कवर कर लिया, कहीं की चीज़ कहीं से पढ़ा दी, ऐसा नहीं। बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक हम पूरा हेडिंग वाइज चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका की मैपिंग को, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए शानदार वीडियो होगी। दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सामान्य परिचय को देखेंगे। इसके बाद साउथ अमेरिका का जो प्रादेशिक विभाजन उसको देखेंगे। इसके बाद हम राजधानियों को देखेंगे, देश और राजधानियों को देखेंगे। फिर हम द्वीप देखेंगे, जल संधियाँ और खाड़ियों को देखेंगे, सागर को देखेंगे और पर्वत पठार देखेंगे। इसके बाद फिर हम मरुस्थल को देखेंगे, फिर नदियों और झीलों को देखेंगे, फिर हम कृषि के बारे में देखेंगे, फिर खनिज के बारे में देखेंगे, और फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बचे हुए होंगे उन सभी के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले इसमें सामान्य परिचय को देखेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अंत तक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप साउथ अमेरिका की मैपिंग को अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर लगाना, देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैपिंग हमने अच्छे से की है या फिर ऐसे ही की है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय को। दोस्तों हमने बहुत सारे यहाँ पे मैप लगाए हुए हैं, कलरफुल मैप लगाए हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। हर प्रकार के मैप लगाए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको हम विश्व के मैप में एक बार विजुलाइज़ कर लेते हैं, या मतलब हम देख लेते हैं कि विश्व के मैप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये विश्व का मैप है। पूरे सारे महाद्वीप आप इसमें देख सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको पता होगा कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो हम देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, तो वो है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो मार्क किया है, इसके बीच में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, और ये यूरोप हो गया, और इधर अपना एशिया हो गया। तो इस तरह से हम सभी महाद्वीपों को देखेंगे, लेकिन आज हम किसको देखने वाले हैं, साउथ अमेरिका महाद्वीप को देखने वाले हैं। अगर दोस्तों बात करें इसके लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसमें इसकी
अगर उत्तर की बात करें, उत्तर की ओर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अगर दक्षिण की ओर की बात करें तो इधर दोस्तों साउदर्न ओशन है, यानी दक्षिणी सागर यहाँ से बहता है, यहाँ पर दक्षिणी सागर है। तो अगर उत्तर की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर साउदर्न ओशन है। और अगर पूरब की बात करें तो अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो कौन सा अटलांटिक महासागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। आप देख सकते हैं एस आकार में ये अटलांटिक महासागर है, जिसे 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। यानी जो इक्वेटर के ऊपर का है, इक्वेटर के ऊपर का जो सागर है उसको नॉर्थ अटलांटिक महासागर बोलते हैं, क्योंकि इधर नॉर्थ गोलार्ध है और इधर साउथ। तो इसी तरह से ये है साउथ अटलांटिक ओशियन। तो मुख्यतः ये साउथ अटलांटिक ओशन इसके पूरब में है और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों हमने मैप में इसको देख लिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउदर्न ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, और इधर दोस्तों पैसिफिक ओशन। तो आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ से इसको देख लिया है। इसके बीच में ये है और महाद्वीप है ये, और इक्वेटर इसके उत्तरी भाग से इक्वेटर निकला हुआ है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से देशों से इक्वेटर इसमें गुजरा है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं अन्य बातों को। दोस्तों बहुत सारे मैप लगाए हुए हैं हमने। अब हम देखते हैं अपने अब हम सिस्टम वाइज चलते हैं और हेडिंग वाइज अपने पॉइंट्स को देखते चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने उठाया है कि दक्षिण अमेरिका का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैपिंग को। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्व में अटलांटिक महासागर, वही बात, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर, इधर कैरिबियन सागर है और इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर, इधर दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर, पूर्व में पश्चिम में प्रशांत महासागर, और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर कैरिबियन सागर है और इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर दोस्तों विषुवत रेखा की बात करें तो 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरी है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। दोस्तों ये फिजिकल मैप लगा है, आगे हम आपको विषुवत रेखा के बारे में, 0 डिग्री के बारे में आपको एक पॉलिटिकल मैप में भी दिखा देंगे किन 3 देशों से गुजरी है। अगर लोकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से ये 3 देशों से गुजरी हुई है। कौन कौन से दोस्तों? कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ब्राज़ील दोस्तों काफ़ी बड़ा देश है, ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अभी आगे सारे फैक्ट्स को हम देखेंगे। तो याद रखना दोस्तों कि विषुवत रेखा कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से निकली हुई है, जो कि इस यहाँ से। और आगे दोस्तों क्या पॉइंट है कि देशांतरी विस्तार इसका क्या है और अक्षांशी इसका विस्तार क्या है। तो 35 डिग्री वेस्ट कहाँ है दोस्तों? इधर दोस्तों 35 डिग्री वेस्ट से लेके और 82 डिग्री वेस्ट पूरा दोनों तरफ का वेस्ट इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि जो गोलार्ध जो देशांतर को समझने के लिए जो गोलार्ध को बांटा गया है ये इस तरफ पूरा वेस्ट ही आएगा और उस तरफ ईस्ट होगा, जो कि ग्रीनविच लाइन है जो लंदन के पास से गुजरी हुई है, उसके आधार पर वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड किया गया है। तो देशांतरी विस्तार, हम उम्मीद करते हैं कि आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में पता होगा। तो अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 35 डिग्री वेस्ट से लेकर 82 डिग्री वेस्ट तक ये 35 डिग्री वेस्ट से लेकर 82 डिग्री वेस्ट तक ये फैला हुआ है। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो ये 12 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ, ये 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 11.9% कुल भूभाग का, यानी जो पृथ्वी का कुल भूभाग है उसका 11.9 भूभाग को ये महाद्वीप कवर करता है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पहले नंबर की बात करें तो एशिया महाद्वीप 30% भूभाग के साथ पहले नंबर पर है
और अफ्रीका 20.3% भूभाग के साथ दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका जो कि 16.2% के साथ है। और चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका महाद्वीप जिसका कुल भूभाग है 11.9% पूरे पृथ्वी के भूभाग का। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 42.2.5 यानी 42.25 करोड़ है। ये 5वें नंबर पर है। जनसंख्या की स्थिति में ये 5वें नंबर पर है। इसकी जनसंख्या 42 करोड़ से अधिक है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया 59.6% के साथ विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरे नंबर पर 16.3 के साथ, और यूरोप महाद्वीप 9.9% के साथ तीसरे नंबर पर है। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये 7.5% जनसंख्या के साथ चौथे नंबर पर है। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये 5वें स्थान पर है। आगे दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है। उत्तरी भाग इसका चौड़ा है, गर्म और अधिक वर्षा वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तरी भाग की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी चौड़ा दिख रहा है। इसकी कंपैरिजन में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये इतना चौड़ा नहीं है, लेकिन उत्तरी जो भाग है चौड़ा है। अगला क्या लिखा, गर्म और अधिक वर्षा वाला है। दोस्तों हम जानते हैं कि इसी उत्तरी भाग से ही तो इसमें इक्वेटर गुजरा हुआ है। और हम सभी जानते हैं इक्वेटर के पास घने वन होते हैं, अधिक वर्षा होती है और आर्द्र मौसम रहता है, गर्म मौसम रहता है, वर्षा भी होती है। तो इसीलिए दोस्तों इसी क्षेत्र में अमेजन बेसन पाया जाता है, यानी अमेजन के जंगल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तरी भाग गर्म क्यों है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से गुजरा हुआ है। अधिक वर्षा क्यों होती है ये भी आप जान गए होंगे, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से गुजरा हुआ है। और आगे दोस्तों क्या लिखा है देखते हैं। दक्षिणी भाग क्रमशः पतला है। दक्षिणी भाग दोस्तों इसका क्रमशः पतला है और ये प्रायद्वीप के नुमा है। प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ये एरिया आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भारत के प्रायद्वीप की तरह लग रहा है। और इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी, 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। पतला है, प्रायद्वीप नुमा है। अगर मकर रेखा की दोस्तों बात करें, मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे से और ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर ये जो मकर रेखा है गुजरती है। अगला दोस्तों क्या लिखा है, दोस्तों ये देशों को याद रखना, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। अगला दोस्तों क्या है, महाद्वीप का 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय है। महाद्वीप का 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा एरिया कवर करता है वो है इसका नॉर्दर्न पार्ट। तो जो उत्तर का एरिया है वो चौड़ा भी है, और क्योंकि इक्वेटर गुजरा है इसीलिए ये उष्णकटिबंधीय है। तो इसका 2/3 भाग यानी कि जो क्षेत्र बड़ा है उसमें जो इक्वेटर की वजह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वो 2/3 क्षेत्र में है, 2/3 क्षेत्र में। इसका दोस्तों अगला पॉइंट है 1/3 समशीतोष्ण उरुग्वे, यानी उरुग्वे देश है जो उसमें इसका विस्तार, थोड़ा मिस हो रहा था पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट इसमें क्या है कि उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जिसका विस्तार उष्णकटिबंध में नहीं है। यानी इसका जो 1/3 भाग समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण इसका 1/3 भाग है, जिसमें दोस्तों पंपास क्षेत्र वगैरह पाए जाते हैं, घास के मैदान। उसी के पास उसी क्षेत्र में एक देश है उरुग्वे। ये देश कम्प्लीटली समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। और केवल ये एक ही देश है जो समशीतोष्ण क्षेत्र में है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। महाद्वीप का ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। महाद्वीप का 48% ये कवर करता है। आबादी के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा देश है। आधे से अधिक आबादी इसी देश में निवास करती है। ब्राज़ील की बात करी जा रही है। दोस्तों सूरीनाम सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सूरीनाम देश दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे,
अभी पॉलिटिकल मैप देखेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमने यहाँ पर मार्क किया है ये सूरीनाम देश है, जो कि सबसे छोटा देश है इस महाद्वीप का, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1,65,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसमें इंडियन देश की बात करें, इंडियन देश इनको बोला जाता है, कौन कौन से देश में शामिल हैं? पेरू, चिली, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया। दोस्तों पेरू, चिली, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया, दोस्तों इन सभी देशों को अभी हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल मैप के माध्यम से। आगे हम देखेंगे, ये फिजिकल मैप लगा हुआ है। आगे दोस्तों आप याद रखना, अगर क्वेश्चन कभी बनता है कि इंडियन देश कौन कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका के इंडियन देशों की पहचान कीजिए, तो आप इनको समझ सकते हैं, पेरू, चिली, कोलंबिया, बोलिविया और इक्वाडोर। अगर स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड देशों की बात करें तो 2 देश इसमें लैंड लॉक्ड हैं, पराग्वे और बोलिविया, यानी इन 2 देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ना इस तरफ ना इस तरफ, यानी दोनों पराग्वे और बोलिविया ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अगर बात करें इन दोनों देशों में सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिविया सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। इस महाद्वीप में दोस्तों बोलिविया है जो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। उम्मीद करते हैं कि स्थल अवरुद्ध देश आप जानते होंगे किसे कहते हैं। दोस्तों क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी है। अभी हम देखेंगे कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर इसके विभाजन की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रशांत की जो तटीय पट्टी है, कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल रेंज है उसकी, दोस्तों उसको हम एक पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये एंडीज़ के जो पश्चिम में है उसको हम प्रशांत की तटीय पट्टी बोल रहे हैं। आप इस एरिया को देख सकते हैं, ये दोस्तों क्या है, ये है प्रशांत तटीय पट्टी। अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं, पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों एंडीज़ पर्वत, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये है एंडीज़ पर्वत। ये दोस्तों रेड कलर से जो हमने किया है वो है तटीय, प्रशांत का जो तटीय भाग है जो कॉन्टिनेंट में है उसको हम बोलेंगे दोस्तों तटीय पट्टी। और इसके बाद जो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो मैंने इससे ये स्काई कलर से दोस्तों हमने जो किया है, ये है अपना ये है दोस्तों एंडीज़ पर्वतमाला है दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, केंद्रीय तराई क्षेत्र, यानी जो सेंटर का जो लो लैंड है उसके बारे में बात की रही है। आप देख सकते हैं इधर ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये केंद्रीय तराई क्षेत्र है, लो लैंड है। इसी में ग्रांड चाको क्षेत्र वगैरह यहाँ पर दिखेंगे आपको। अगर बात करें पूर्वी उच्च भूमि की तो ये आपको देख सकते हैं, इस तरफ पूर्वी उच्च भूमि है जिसमें ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, और आप देख सकते हैं इधर पूरा ये हाईलैंड है, यानी पठार की तरह से ये संरचना है। तो इसको आपने देखा किस तरह से हमने डिवाइड किया है। ये तटीय पट्टी हो गई, इसके बाद एंडीज़ पर्वत श्रृंखला हो गई, और इसके बाद जो लो लैंड है, तराई क्षेत्र है, सेंटर का मध्य में जो तराई क्षेत्र है वो हो गया, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरब में हाईलैंड है, उच्च भूमि है जो पठार की नुमा संरचना है। अब दोस्तों हम इन्हीं को डिटेल में देखेंगे, इनकी विशेषताओं को देखने वाले हैं। और अगर थोड़ी और हम आपको इसी मैप में विजुलाइज करा दें तो आप देख सकते हैं लानोज का जो क्षेत्र है यहाँ पर है, लानोज घास के मैदान यहाँ पर हैं, और गोयना हाईलैंड आप देख सकते हैं कहाँ पर है, दोस्तों ये है गोयना हाईलैंड, यानी गोयना की जो उच्च भूमि है, पठार जैसी संरचना होती है उच्च भूमि, उसी को कहते हैं। तो गोयना हाईलैंड है, इधर लानोज हैं, लानोज घास के मैदान हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, अमेजन बेसन है, इसी में अमेजन नदी यहाँ पर निकलती है, एंडीज़ के पास से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, और विश्व की सबसे अधिक जल मात्रा वाली नदी है, यानी सर्वाधिक जल की जो मात्रा को समेट कर चल बहती है वो अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है।
और ये अमेजन बेसन है। पूरा अमेजन की जो सहायक नदियाँ हैं उन्होंने इस बेसन को बनाया है। और विश्व का सबसे घना जंगल इसी को कहते हैं। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने में बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे विश्व को। तो आप देख सकते हैं, ये तो दोस्तों हमने देख लिया कि अमेजन बेसन हो गया, लानोस के क्षेत्र देख लिए। दोस्तों ये पंपास का क्षेत्र है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास जो पंपास का क्षेत्र है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है पंपास का, जो कि गेहूं और घास का क्षेत्र है। गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और लानोस की बात करें तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इधर दोस्तों ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये ब्राज़ीलियन शील्ड है। और आगे हम और देखेंगे दोस्तों अटाकामा डेजर्ट है। इसमें थोड़ा हमने विजुलाइज कर दिया, मैप यहाँ पर दिख गया। आगे हम सब चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आइए दोस्तों इन पॉइंट्स को हम देखेंगे डिटेल में। दोस्तों अगर प्रशांत पट्टी को सबसे पहले देखने की बात करें तो यह पश्चिम में महासागर और एंडीज के बीच स्थित है। यानी इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर एंडीज हो गया। इसके जो बीच में की जो पट्टी है, सकरी सी पट्टी है, उसको बोलते हैं प्रशांत की तटीय पट्टी, द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। आगे दोस्तों पॉइंट का है, यह यह विश्व का सबसे लंबा तटीय मैदान है। दोस्तों यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक एंडीज के बिल्कुल समानांतर जो तटीय मैदान है, ये विश्व का सबसे लंबा तटीय मैदान है। यही बात यहाँ पर लिखी है। आगे क्या लिखा है, अधिकांश स्थानों पर यह लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं कहीं दोस्तों ये 80 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि मात्र ये 8 मीटर ही, मतलब 8 मीटर तक सकरा हो जाता है। किसी किसी क्षेत्र में ये 8 मीटर तक ही सकरा हो जाता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल है, जो इसकी चौड़ाई है, जो काफ़ी बड़ी, यानी कि 80 किलोमीटर तक मैक्सिमम और मिनिमम 8 मीटर तक इसकी जो चौड़ाई है वो है। तो इस पट्टी के बारे में हम देख रहे हैं। और देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। दक्षिण अमेरिका की तटरेखा चिकनी और नियमित है। नदी के मुहाने पर प्रवेश द्वार हैं, जिसका उपयोग बंदरगाह के रूप में किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कटा फटा आपको फ्योर्ड की तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस एरिया का दोस्तों, इस जो कटे फटे जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है बंदरगाह के रूप में। तो आप समझ सकते हैं जो हम बात कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों पर्वत श्रृंखला की बात करें, एंडीज पूरे विश्व में फैला है, सॉरी दोस्तों, एंडीज पूरे महाद्वीप में फैला है, जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में पनामा के इस्थमुस से लेकर मैगलन जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ से जो एंडीज़ पर्वत यहाँ से लेके पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैगलन जल संधि है, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। वहाँ से लेके इतनी दूरी में फैला हुआ है। इसकी लंबाई आप समझ सकते हैं 7200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये एंडीज़ पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये पनामा, यहाँ पर दोस्तों पनामा देश है, यहाँ पर पनामा कैनाल भी है और पनामा की खाड़ी भी है दोस्तों। वहीं से एक एरिया है इस्थमुस, वहाँ से लेके मैगलन जलडमरूबद्ध, यानी मैगलन जो स्ट्रेट है वहाँ तक ये दोस्तों फैला हुआ है। तो इतना लंबा आप देख सकते हैं ये एंडीज़ पर्वत, यहाँ से लेके पूरा एंडीज़। आप संरचना भी देख रहे होंगे, उभरी हुई संरचना दिख रही है। और अगर आगे बात करें, ये बलित पर्वत प्रणालियों की निरंतर श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट को कवर करता है। ये दोस्तों पूरा पश्चिम का तट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इस पूरे तट को कवर कर रही है कौन? ये एंडीज़ पर्वतमाला। दोस्तों ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसमें भी रॉकीज़ पर्वत इसी तरह से संरचना बनी है। तो दोस्तों ये पूरा रिंग ऑफ फायर है। इस तरह से रिंग ऑफ फायर की संरचना हुई है, जो कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से जो संरचना बनी है उसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो इस वजह से रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इसी वजह से
बलित पर्वत का ये बलित पर्वत है और इसका निर्माण हुआ है। वो ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, उन सभी को अलग से पढ़ा जाएगा। लेकिन ये मैपिंग की क्लास है तो इसमें उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना बता दे रहे हैं कि ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ऊपर इसके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत है, इसके नीचे ये मान लीजिए रॉकीज हो गया, ये रॉकीज हो गया, इधर दोस्तों ये एंडीज़ हो गया, और इस तरह से पूरा दोस्तों घूम के इधर हवाई द्वीप वगैरह होते हुए, इधर हवाई द्वीप वगैरह इधर से ऐसे गुजर के हम इंडोनेशिया के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा ये एरिया है जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो आप देखते हैं आगे पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा मतलब सबसे पीक पॉइंट है वो है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। जो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, जो मतलब हर महाद्वीप में एक पीक होती है, यानी कि जो महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होती है उसी को महाद्वीप की पीक पॉइंट बोलते हैं, या कुछ भी बोल लीजिए। तो हर महाद्वीप की हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बनती है। अगर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो डेनाली है, ये उसको मैकिनले भी बोला जाता है। अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो है एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है और चिली की सीमा पर भी स्थित है। अर्जेंटीना चिली की सीमा पर वो स्थित है। तो यही दोस्तों पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं कि एंडीज़ के बारे में, जो एंडीज़ का विभाजन है दोस्तों, पर्वतीय विभाजन है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। हेलो, हाँ दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों मध्य का जो तराई क्षेत्र है, सेंटर का जो लो लैंड है उसको देखते हैं। दोस्तों ये दो महान नदी प्रणालियों हैं कि दो बड़ी नदी प्रणालियों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अमेजन का जो बेसन है और ओरिनोको का बेसन, अमेजन और ओरिनोको बेसन और पराना और पराग्वे द्वारा निर्मित हुआ है। इधर दोस्तों अमेजन का बेसन है, इधर ओरिनोको का बेसन है, इधर पराना और पराग्वे का बेसन है। तो ये लोलैंड है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो लोलैंड है उसको नदियों ने बनाया है, यानी इस एरिया में नदियाँ बहती हैं। इधर ओरिनोको का बेसन है, ये अमेजन का बेसन है, और इधर पराना और पराग्वे का बेसन है। तो आप समझ सकते हैं लोलैंड की स्थिति कहाँ पर है। आगे देखते हैं। तराई क्षेत्रों की वनस्पति को विशेष नाम दिया गया है, जैसे दोस्तों लानोस दिया गया है इसको नाम, इधर पंपास दिया गया है। इस तरह से बात की जा रही है जो वनस्पति उसको क्या नाम दिया गया है। ओरिनोको बेसन में घने उष्णकटिबंधीय वन हैं। ओरिनोको बेसन में घने उष्णकटिबंधीय वन हैं। इन्हें उत्तरी भाग में सवाना घास से ढका एक मैदान है जिसे लानोस कहते हैं। दोस्तों सवाना घास हम सभी जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, उसके नाम से कई अन्य महाद्वीपों में उसके नाम से जो उसी की कंडीशन के हिसाब से जो उसी की सिमिलर जो वनस्पति होती है उसे सवाना बोल देते हैं। तो अगर बात की जाए ओरिनोको बेसन की, तो यहाँ पर ओरिनोको बेसन है और बेसन है, और वहीं पर आप देख सकते हैं लानोस घास के मैदान हैं जो कि सवाना से मिलते जुलते हैं। सवाना अफ्रीका की जो घास भूमि क्षेत्र है उसको बोलते हैं। तो ये लानोज हैं जो कि ओरिनोको बेसन में स्थित है। लानोज घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें लानोज बोला जाता है। आगे दोस्तों क्या लिखा है, अमेजन बेसन के भूमध्य रेखीय जंगल को सेलवास बोला जाता है। दोस्तों यहाँ से जो अमेजन बेसन में जो जंगल है, जो अमेजन बेसन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जंगल है दोस्तों उसको सेलवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम सेलवास बोलते हैं, याद रखना। अमेजन के जो उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, भूमध्य सागरीय जो जंगल हैं उसको सेलवास बोलते हैं, और उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको लानोज बोलते हैं ओरिनोको बेसन में। आगे बात करें दोस्तों, अगर सेलवास की बात करें तो ये एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कि हमें पता है क्योंकि इक्वेटर के पास है ये, इसलिए यहाँ पर अमेजन बेसन का विकास हुआ है, अमेजनों के जंगलों का विकास हुआ है, क्योंकि वर्षा और आर्द्रता की वजह से यहाँ पर बहुत घनी वनस्पति का यहाँ पर विकास हुआ है। आगे दोस्तों क्या लिखा है, पराना पराग्वे के मुहाने के चारों ओर समृद्ध शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिन्हें पंपास कहा जाता है। दोस्तों पराना और पराग्वे का जो बेसन है, इधर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बेसन है जो कि आप देख सकते हैं ये
और इसी क्षेत्र में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो समशीतोष्ण यानी शीतोष्ण घास के मैदान है उसे पम्पास कहा जाता है। तो हमने लानोस को देखा, पम्पास को देखा, और अमेजन बेसन में जो जंगल पाए जाते हैं उनको सेल्वास कहा जाता है। तो सेल्वास देखा, लानोस देखा और पम्पास देखा। याद रहे, डिफरेंस कर सकते हैं आप, लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और पम्पास जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखना दोस्तों। आगे दोस्तों क्या पॉइंट है, इन नदियों के स्रोत पर ग्रान चाको नामक एक झाड़ीदार जंगल है। किन नदियों की बात की जा रही है दोस्तों, इसमें पराना और पराग्वे नदियों की बात की जा रही है। उसके जो नदियों के सोर्स हैं, स्रोत है जो, उन पर ग्रान चाको नाम का एक एरिया है जिसमें झाड़ीदार जंगल पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन दोस्तों क्या होगी, ग्रान चाको की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी एरिया से दोस्तों इन नदियों का उद्गम हुआ है। अब देखो दोस्तों, अब लास्ट विभाजन में दोस्तों क्या बचा है दोस्तों, चार पॉइंट्स देखे थे लेकिन इसमें 3 ही हैं। और चौथा दोस्तों अगर पॉइंट की बात करें तो ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, और ये ईस्टर्न जो हाईलैंड है उसके बारे में बात की गई थी चौथे नंबर पर। अगर इसकी बात करें तो ये खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि जो पठारी भाग होता है, कठोर भाग होता है, वो खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्राज़ील के जो मुख्य जो खनिज है, मुख्य जो खनिज की खान वगैरह हैं वो इसी एरिया में हैं, ब्राज़ील हाईलैंड में, और ये पूरब का पूरा हाईलैंड स्थित है यहीं पर। तो आगे हम देखते हैं कौन सा हमारा पॉइंट है। सबसे पहले हमने देखे थे सामान्य परिचय हो गया, इसके बाद हमने प्रादेशिक विभाजन देख लिया, 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब हम देश और राजधानियों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम देश और राजधानियों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा राजधानी है कोलंबिया की। अगर बात करें तो आप यहाँ पर कोलंबिया को देख सकते हैं, यह है कोलंबिया और इसकी राजधानी बोगोटा आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों देश है वेनेजुला, जिसकी राजधानी है कराकस। उसी के बगल में दोस्तों, उसी के पूरब में, कोलंबिया के पूरब में आप देख सकते हैं एक देश है जिसका नाम है वेनेजुला। कौन सा देश है दोस्तों, वेनेजुला। ये दोस्तों वेनेजुला आप देख सकते हैं, और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, कराकस। क्या है दोस्तों, कराकस। तो हमने 2 देशों को देखा, कोलंबिया की बोगोटा और वेनेजुला की कराकस। अब देखते हैं आगे का देश। आगे दोस्तों आगे देश है गुयना। दोस्तों आगे है गुयना, जिसकी जॉर्ज टाउन है। आप देख सकते हैं छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा गुयना का। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गुयना का जो एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जॉर्ज टाउन है। इसी एरिया में गुयना का जो गुयना जो देश है वो इसी एरिया में स्थित है। तो हमने पहले कोलंबिया देखा, वेनेजुला देखा, और कौन सा देखा दोस्तों, गुयना। तो कोलंबिया की बोगोटा, वेनेजुला की कराकस, गुयना की जॉर्ज टाउन। अब देखते हैं दोस्तों सूरीनाम की दोस्तों पैरामराइबो है। पैरामराइबो इसकी राजधानी है। और सूरीनाम की अगर लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इधर छोटा सा दोस्तों देश जो मैंने कवर कर दिया है, सूरीनाम लिखा था, पैरामराइबो लिखा था, यहीं पर छोटा सा देश है। आगे बड़ा मैप मिलेगा तो उसमें हम आपको जूम करके दिखा देंगे। आगे दोस्तों फ्रेंच गुयना, इसकी दोस्तों राजधानी है केन्ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंच गुयना की राजधानी है केन्ने, ये दोस्तों केन्ने। और अगर फ्रेंच गुयना की बात करी जाए दोस्तों तो ये है ये। और अगर दोस्तों बात करें सूरीनाम की तो दोस्तों ये है सूरीनाम। और अगर दोस्तों गुयना की बात करें तो ये है, ग्रीन कलर से गुयना है। इसके बाद वेनेजुला और कोलंबिया, इतने देशों को हम देख चुके हैं। अब अगर बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील की है दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। आप दोस्तों येलो कलर में जो एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा एरिया ब्राज़ील का है दोस्तों, इतना बड़ा एरिया। और यहाँ पर ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया ब्राज़ील अकेले कवर करता है। एक बार क्विक रिवीजन, कोलंबिया की बोगोटा, वेनेजुला कराकस, गुयना जॉर्ज टाउन, सूरीनाम पैरामराइबो, फ्रेंच गुयना केन्ने, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया। अब दोस्तों बात करें बोलिविया की लापाज। दोस्तों बोलिविया आप देख सकते हैं, ये इस एरिया को बोलिविया बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, लापाज। इसकी राजधानी है लापाज, आप देख सकते हैं लापाज।
अगला दोस्तों पराग्वे, जिसकी है असनसियान। पराग्वे की दोस्तों राजधानी है असनसियान। बोलिविया के नीचे जो लैंडलॉक्ड आपको देश दिख रहा है वो है पराग्वे, जिसकी राजधानी है असनसियान। ये दोस्तों आगे दोस्तों बात करें उरुग्वे की। उरुग्वे दोस्तों इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। उरुग्वे देश आप देख सकते हैं, ये है मोंटेविडियो। और उरुग्वे देश की बात की जाए तो ये उरुग्वे देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिली की दोस्तों बात करें तो सैंटियागो इसकी राजधानी है चिली की। और ये चिली जो पतरी पट्टी में आपको दिख रहा है, ये चिली देश है, इसकी राजधानी सैंटियागो है। ठीक है दोस्तों, अगर पेरू की बात करें तो इसके चिली के ऊपर जो देश पेरू दिख रहा है उसकी राजधानी लीमा है। और ये दोस्तों आपको पेरू दिख रहा होगा, ये दोस्तों ये देश आप देख रहे हैं ये पेरू है और इसकी राजधानी लीमा है, लीमा। अगर इक्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी क्वेटो है। इक्वाडोर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेटो, और ये क्योटो आपको हम दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इन सारे देशों को कवर कर लिया। हाँ, अर्जेंटीना की दोस्तों हम छोड़ गए शायद। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दोस्तों काफ़ी बड़ा एरिया को कवर करता है अर्जेंटीना। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना है और ये इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो हमने सारे देशों को देख लिया जो कि इस महाद्वीप के देश थे, सभी को हमने देखा। आप देखते हैं आगे इन राजधानी को आप रिवाइज करिएगा, मैप को गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिए देशों की बाउंड्रीज़ को। अब दोस्तों हम देखते हैं हम देखते हैं दोस्तों आइलैंड्स के बारे में, द्वीपों के बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे गैलापागोस आइलैंड। ये दोस्तों स्थित कहाँ है? अभी हमने दोस्तों इक्वाडोर नाम का देश देखा था, इसकी राजधानी क्वेटो थी। इक्वाडोर के जस्ट पश्चिम में आप देख सकते हैं ये गैलापागोस जो आइलैंड है वो आप देख सकते हैं। कई द्वीपों का ये समूह है। इसके बारे में विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। सरीसृपों और पक्षियों, मछलियों की कई अनोखी प्रजातियां का घर है। दोस्तों अगर गैलापागोस आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर इस गैलापागोस आइलैंड पर सरीसृप भी पाए जाते हैं, कई प्रकार के कछुए भी पाए जाते हैं, पक्षियों की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और मछलियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको लोकेशन देखना है, थोड़ी बहुत इसकी विशेषता देख लीजिए। मैप के जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो लोकेशन से ही बनते हैं। अब आपको लोकेशन इसकी याद होनी चाहिए। अगर इसकी लोकेशन अगर फुल मैप में देखने की अगर आपको देखना चाहें तो आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये दोस्तों पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। आपने अभी देश देखा इक्वाडोर, ये इक्वाडोर देश है। इसके इधर अगर बात की जाए तो हमारा गैलापागोस आइलैंड है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये इक्वाडोर देश है, ऊपर कोलंबिया है। तो आप देख सकते हैं ये है गैलापागोस आइलैंड। आगे चलते हैं दोस्तों। फॉकलैंड द्वीप समूह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉकलैंड द्वीप समूह आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, फॉकलैंड द्वीप समूह को। इसको बड़े मैप में हम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये दोस्तों ये अटलांटिक ओशन में ये दोस्तों अटलांटिक ओशन में द्वीप स्थित है। और जो अर्जेंटीना है उसके दोस्तों पूरब में ये देश स्थित है, यानी ये द्वीप समूह स्थित है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी लोकेशन है अर्जेंटीना के तट के समीप है और साउथ अटलांटिक ओशन में इसकी स्थिति है। अगर बात की जाए तो उसमें मुख्य दो द्वीप हैं, आप देख सकते हैं। और 773 इसमें छोटे छोटे द्वीप आप देख सकते हैं। छोटे छोटे द्वीप इसमें 773 इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। राजधानी की बात करें तो स्टैनली है। अगर इसकी संप्रभुता की बात करें, संप्रभुता यानी कि सोवरेंटी, तो इसमें ब्रिटिश की दोस्तों ये टेरिटरी है, यानी कि ब्रिटेन की टेरिटरी है। लेकिन अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच ये विवाद है इसको लेकर। 1982 से इसको लेकर विवाद है। अर्जेंटीना इस पर अपना दावा करता है, लेकिन ब्रिटेन वाले अपना दावा करते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है। फिलहाल अभी इस समय ब्रिटिश की टेरिटरी है ये, यानी ब्रिटिश का इस पर कब्जा है फॉकलैंड द्वीप समूह पर। अगर बड़े मैप में देखने की बात करें तो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा महाद्वीप है साउथ अमेरिका। अगर फॉकलैंड द्वीप समूह की बात करें तो ये छोटा सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं टेरा डेल फ्यूगो को। दोस्तों टेरा डेल फ्यूगो को देखते हैं दोस्तों। शायद इसमें मैप गलत लग गया है।
फॉकलैंड का ही मैप इसमें लगा है। सबसे पहले दोस्तों इसकी विशेषता देख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे लोकेशन भी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी कोने पर स्थित एक द्वीप समूह है। दक्षिणी कोने पर स्थित ये है दोस्तों, बिल्कुल आखिरी में। और इसका मुख्य द्वीप चिली और अर्जेंटीना में बटा हुआ है। दोस्तों जो आप देख सकते हैं, ये ऐसे इस तरह से जो एरिया गया है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से जो आप देख सकते हैं ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने नीचे ये सर्कल जैसा ड्रॉ किया है, ये है दोस्तों टेरा डेल फ्यागो आइलैंड यानी द्वीप। और ऊपर का जो पतली पट्टी आप देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में, ये दोस्तों ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया। इसी का ये एरिया यहाँ पर आगे भी एक्सटेंड मान लीजिए आप इसको। तो इस तरफ का हिस्सा जो है, इस तरफ का दोस्तों हिस्सा ये है चिली के कब्ज़े में, और इस तरफ का हिस्सा है जो आइलैंड का, इस तरफ का हिस्सा अर्जेंटीना के कब्ज़े में है। तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये जो दोस्तों आप एरिया देख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो एरिया देख रहे हैं, ये है टेरा डेल फ्यागो। ये दोस्तों मैगलन जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है, यानी कि मुख्य भूमि कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर चिली है, इधर अर्जेंटीना है, और ये मैगलन जल संधि इधर से है, और ये है टेरा डेल फ्यागो, बिल्कुल दक्षिणी कोने पर स्थित है। आप उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। यह नेशनल, यहाँ पर दोस्तों यह नेशनल पार्क भी है। इसे आग की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। यह मैगलन जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह इस द्वीप को, इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख खाड़ियों को, सागरों को और जल संधियों को। तो अगर बात की जाए तो गल्फ ऑफ पनामा को हम सबसे पहले देखते हैं। प्रशांत महासागर की एक खाड़ी है, यानी ये प्रशांत महासागर की खाड़ी है, इस तरफ है। इस तरह से महाद्वीप जो पूरा आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका। और मैप यहाँ पर नहीं बन सकता, लेकिन हम आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको मध्य अमेरिका के देश दिख रहे होंगे। पनामा देश यहीं पर स्थित है दोस्तों, लास्ट में, सबसे लास्ट में पनामा देश है, सबसे नज़दीक पनामा देश है। साउथ अमेरिका से अगर बात की जाए तो सबसे नज़दीक पनामा है। इस तरफ अटलांटिक ओशन है, इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर का ही भाग है, जो कि पनामा खाड़ी की बात की जा रही है, ये प्रशांत महासागर का ही भाग है। यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मिलन बिंदु पर है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, हमने बताया आपको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मिलन बिंदु पर है। जो कि पनामा देश है, उसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही जोड़ा जाता है। पनामा नहर दोस्तों किसको जोड़ती है? पनामा सिटी भी इसके तट पर है। और कैरेबियन सागर को दोस्तों पनामा, जो गल्फ ऑफ पनामा, उससे जोड़ती है। और कैरेबियन सागर अटलांटिक ओशन का भाग है। और पनामा की खाड़ी दोस्तों किसका भाग है? ये है प्रशांत महासागर का भाग है, इसी को जोड़ती है पनामा कैनाल। दोस्तों अगर बात करें आगे, इसमें पॉइंट लिखा है तुइरा पनामा की सबसे बड़ी नदी इसमें गिरती है। पनामा की जो सबसे बड़ी नदी है तुइरा, वो इसी में गिरती है, यानी इसी खाड़ी में तुइरा नदी गिरती है। तो दोस्तों आगे के पॉइंट देखते हैं हम। अब दोस्तों डेरियन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ डेरियन, कैरेबियन सागर में स्थित है। कोलंबिया के उत्तर में अतरातो नदी इसी में अपना डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों आप इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन में अगर देखने की बात की जाए तो यहाँ पर इसका पॉइंट है बड़े मैप में, लेकिन इसको जूम करके अगर देखेंगे तो आप कैरेबियन सागर देख सकते हैं, ये है। और इधर अभी हमने गल्फ ऑफ पनामा देखी थी। अब हम जो कौन सी देख रहे हैं? डेरियन, गल्फ ऑफ डेरियन आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रही होगी। सॉरी दोस्तों तो गल्फ ऑफ डेरियन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही होगी, गल्फ ऑफ डेरियन यहाँ पर दिख रही होगी। तो अतरातो नदी की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं अतरातो नदी को। ये दोस्तों ये जो नदी आप देख रहे हैं इधर से, बहुत छोटा सा दोस्तों ये आपको लोकेशन दिख रही होगी। हम इस पे पेन अपना यूज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर से अतरातो नदी दोस्तों डेरियन सागर में, डेरियन की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं दोस्तों, लोकेशन आपने देख ली होगी, कैरेबियन सागर में इसकी स्थिति है।
दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि डेरियन की जो खाड़ी है किस सागर का भाग है, किस महासागर का भाग है। इसी तरह से आगे कोलंबिया के दोस्तों आप देख सकते हैं, कोलंबिया के उत्तर में स्थित है ये। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि किसके उत्तर में है, किसके पश्चिम में है। आगे दोस्तों देखते हैं गल्फ ऑफ सैन मेटियास। सैन मेटियास की खाड़ी को देखते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना बाल्देस प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित है ये। सैन मेटियास की खाड़ी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है। सैन मेटियास की खाड़ी आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना, इधर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना देश है। और बाल्देस प्रायद्वीप, अर्जेंटीना का जो बाल्देस प्रायद्वीप है उसी के पास में, उसी के तट पर दोस्तों गल्फ ऑफ, उसी के तट के बाद जो सैन मेटियास की खाड़ी है वो स्थित है। ये दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग है और इसके दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। इसके दोस्तों दक्षिण में दोस्तों जो लोकेशन आपको देख, इस तरफ जो मैंने पॉइंट लगाया है रेड कलर से, उस तरफ दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है, इस तरफ। तो ये भी देख लिया। अत्यधिक और अवैज्ञानिक मत्स्य का नकारात्मक प्रभाव। इस एरिया में दोस्तों सैन मेटियास की खाड़ी के एरिया में अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन किया जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व का एकमात्र क्षेत्र है व्हेल मछली के साथ तैरने की अनुमति। दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर व्हेल मछली के साथ तैरने की अनुमति दी जाती है। एक मनोरंजक फैक्ट था। आगे देखते हैं और पॉइंट्स को। अब दोस्तों देखते हैं गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। आपको बस दोस्तों लोकेशन देखते चलना है। सेंट जॉर्ज सैन मेटियास के जस्ट नीचे आपको देख सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो पेंटागोनिया मरुस्थल के दक्षिण के अटलांटिक महासागर पूर्व दक्षिणी, सॉरी सर, इसमें लिखने में दोस्तों थोड़ा अजीब से लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों, पेंटागोनिया मरुस्थल है जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके दोस्तों जो उसके पूरब में जो खाड़ी है उसको सैन जॉर्ज की खाड़ी बोलते हैं। और अगर इस पर अधिकार की बात करें, इस क्षेत्र में अधिकार दोस्तों अर्जेंटीना का है इस क्षेत्र में। और कोमरोडो जो रेवाडिबा एरिया है इसी के किनारे पर स्थित है, यानी कि शहर है जो इसी के किनारे पर सैन जॉर्ज की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और ये एक ओपन सी है, खुला सागर है। अब दोस्तों देखते हैं पेन्नास की खाड़ी, साउदर्न चिली एंड पैसिफिक ओशन। ये दोस्तों चिली का एरिया देख रहे हैं हम, कटा फटा एरिया जो देख रहे हैं फ्योर्ड की तरह, ये चिली का एरिया है दोस्तों। और गल्फ ऑफ पेन्नास आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कई यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तीव्र पछुआ पवनों से ये प्रभावित है, तीव्र पछुआ पवनें हैं जो उससे ये प्रभावित है। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं ग्वायाक्विल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ ग्वायाक्विल, गल्फ ऑफ ग्वायाक्विल। दक्षिण पश्चिमी विषुवत रेखा के आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर हम लोकेशन को आप दिखाएंगे। यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड देख सकते हैं आप। उसके जस्ट नीचे आएंगे आप, इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर के जस्ट नीचे ग्वायाक्विल लिखा है, वही इसका एरिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बड़े मैप में। तो विषुवत रेखा के दोस्तों ये पास में है और सिटी ऑफ इक्वाडोर के मतलब इक्वाडोर के समीप है। और पेरू की नदियाँ अपना जल यहीं पर निकास करती हैं। अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों विवर्तनिक रूप से सक्रिय है, एक फॉल्ट है। इस पॉइंट की अगर दोस्तों समझने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर हलचल होती रहती है प्लेटों की वजह से। जो प्लेट है टकराने से जो भूकंप वगैरह आते हैं, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये सक्रिय एरिया है उस प्लेट विवर्तनिकी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। दोस्तों हमने इस तरह से खाड़ियों को देख लिया है। अब देखते हैं जल संधियों को। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मैगेलन जल संधि के बारे में। दोस्तों आगे क्या लिखा है इसमें, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। आपको मैंने जो द्वीप दिखाया था टिएरा डेल फ्यूगो, जो बताया था कि जो साउथ अमेरिका का जो दक्षिणी एरिया है उसके जो सबसे दक्षिणतम जो भूभाग है उसको टिएरा डेल फ्यूगो कहते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप है, यानी कि समुद्र है। और वो समुद्र मैगेलन जल संधि के रूप में है, यानी समुद्र का जो जल है मैगेलन जल संधि के रूप में उसमें भरा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैगेलन स्टेट है
स्ट्रेट है यानी कि जल संधि है, इसके द्वारा टेरा डेल फ्यूगो अलग होता है। किससे दोस्तों अलग होता है? ये दोस्तों होता है अलग मुख्य भाग से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भाग से। और इस पर दोस्तों चिली का एरिया, चिली इसको गवर्न करता है, और इधर का एरिया है जो इसको दोस्तों अर्जेंटीना गवर्न करता है, यानी कि ये अर्जेंटीना का एरिया है। आगे दोस्तों इसमें क्या लिखा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। जो मैगलन जल संधि है, आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरफ मैगलन जल संधि की इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ पैसिफिक ओशन है। आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। ये दोस्तों ये जो आपको दोस्तों स्ट्रेट दिख रही है, मैगलन जल संधि दिख रही है, अगर इसमें पानी भरेगा तो इस तरफ से भी कनेक्ट हो जाएगा और उस तरफ से भी, तो ये प्रशांत के जल को और अटलांटिक के जल को कनेक्ट कर देती है। और अलग किसको करती है? मुख्य भूमि से टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप को, जो भूमि है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप की ही जो भूमि है, उसको, जो आइलैंड है, उसको अलग करती है मैगलन जल संधि। आगे इसमें दोस्तों पॉइंट के लिखे हैं पुंटा अरेनास विश्व का साउदर्न मोस्ट सिटी। दोस्तों पुंटा अरेनास जो सिटी की बात की जा रही है, यहाँ कहीं वो सिटी है, सॉरी दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक्चुअली मैं लोकेशन दिखाने में थोड़ा गलती कर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुंटा अरेनास जो क्षेत्र है, उसको अरेनास क्षेत्र है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये साउदर्न मोस्ट सिटी है, इसके बाद कोई सिटी नहीं है विश्व में सबसे। जो इसका मतलब ये है कि जो आप इतने बड़े एरिया को देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया किस तरह से है, ये इस पर मानव का निवास नहीं है, ये द्वीप है और इसको लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। टेरा डेल फ्यूगो की बात की जा रही है। और इसी के जो स्ट्रेट है, यानी कि जो मैगलन जल संधि, उसके आसपास आप देख सकते हैं, यहीं पर ये पुंटा अरेनास का क्षेत्र है। और डेल फ्यूगो की बात करें दोस्तों, तो इस पर अर्जेंटीना और चिली का हक है, यानी कि अधिकार है। पनामा नहर दोस्तों, इसका पनामा नहर नहीं दोस्तों, पनामा नहर का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, गलती से पॉइंट आ गया। पनामा नहर का इसमें कोई जिक्र नहीं होगा, पनामा नहर काफ़ी ऊपर है, यहाँ नहीं। आगे दोस्तों मैगलन जल संधि हमने देख ली है। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप से अलग करती है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे दोस्तों है बिएगल चैनल। ये भी दोस्तों जल संधि की तरह ही है। बिएगल चैनल दक्षिणतम जल संधि है, टेरा डेल फ्यूगो के दक्षिण में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली की जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें स्थित है दोस्तों, और जो वेस्टर्न पार्ट पूर्णतः चिली, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूर्णतः चिली में है। आप दोस्तों बिएगल चैनल को देख सकते हैं इस तरह से, ये बिएगल चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बिएगल चैनल। तो ये भी एक जल संधि है। इधर आपने देखी दोस्तों जल संधि कौन सी देखी? मैगलन, और ये है बिएगल चैनल। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों जल संधियाँ हमारी ख़त्म हो गई, अब हम देखेंगे पर्वत और पठार को। दोस्तों अगर एंडीज पर्वत की बात करें तो ये 7 देशों में विस्तार है इसका। बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। इस तरह से दोस्तों बोलिविया इधर हो गया, और आपका इक्वाडोर इधर हो गया, और पेरू, चिली पता ही है आपको यहाँ पर है, अर्जेंटीना इधर है, और वेनेजुएला दोस्तों ये है अपना, और कोलंबिया भी इस तरफ है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो एरिया है एंडीज पर्वत का, इस तरह से जो एरिया दोस्तों इसमें फैला हुआ है एंडीज पर्वत, तो ये एरिया आप देख सकते हैं एंडीज पर्वत का है। और विश्व की सबसे लंबी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला का ये उदाहरण है, जो कि इसकी लंबाई 7000 लिखी है दोस्तों, इसको 7200 बोला जाता है। 7200 इसकी जो कि लंबाई है 7200 है। कई किताबों में 7000 देते हैं, कहीं 7200। इसकी दोस्तों औसत ऊंचाई की बात करी जाए तो 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई दोस्तों 200 किलोमीटर, और इसका मध्य भाग है जो काफ़ी चौड़ा है। मध्य भाग दोस्तों इसका चौड़ा है। आगे इसमें एंडीज पर्वत में और भी कुछ पॉइंट हैं।
एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 6962 यानी कि 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हिमालय के बाद दूसरे स्थान पर इसकी ऊंचाई है। और सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो एंडीज़ का सर्वाधिक विस्तार चिली में है दोस्तों, क्योंकि चिली एक लंबा सा देश आपको इसमें देखने को मिलता है इस तरह से। और आगे क्या पॉइंट है इसमें दोस्तों, इस एंडीज़ पर्वत में कई पठार भी हैं। पेरू का पठार है, बोल्विया का पठार, इक्वाडोर का पठार है। पेरू का पठार, बोल्विया का पठार, इक्वाडोर का पठार, तो इस तरह से कई पठार भी इसमें मिलते हैं। अब दोस्तों कुछ ज्वालामुखी पर्वत को देख लेते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चिम्बाराजो जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 6267 और कोटोपैक्सी 5896। एकांकागुआ जो कि कॉर्डिलेरा का उदाहरण है। और विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 5896 है। और बोल्विया पठार की अगर बात करी जाए तो बोल्विया पठार टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और आगे का पॉइंट दोस्तों क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ओजस डेल सलाडो, जो कि जिसकी ऊंचाई है 6908 मीटर। पेरू और बोल्विया सीमा पर टिटिकाका झील है, जो विश्व की दोस्तों सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य मतलब इसमें नौका चलाई जा सके, उसको नौगम्य झील बोलते हैं, जिसमें नौका के द्वारा यात्रा की जा सके। तो बोल्विया और पेरू की सीमा पर जो झील आपको दिख रही है वो कौन सी है, टिटिकाका झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आगे मैप में हम देखेंगे इन ज्वालामुखी के लोकेशंस को। ये दोस्तों इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो महत्वपूर्ण है, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजे। चिम्बाराजे आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वाडोर में है, और कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में, लेकिन ओजस डेल सलाडो आप देख सकते हैं ये है चिली में, चिली और अर्जेंटीना के पास सीमा पर। आगे दोस्तों देखते हैं पठार को, गुयना हाईलैंड, गुयना उच्च भूमि को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र, टाइपिंग सर दोस्तों अच्छे से नहीं की गई है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से मैं टाइपिंग में सुधार करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर इसकी बात गुयना उच्च भूमि की विस्तार की बात की जाए तो दोस्तों ये वेनेजुएला से फ्रेंच गुयना व दक्षिण में ब्राज़ील तक फैली हुई है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये है गुयना आइलैंड। इधर दोस्तों वेनेजुएला का देश है, इधर गुयना देश है, फ्रेंच गुयना है दोस्तों, और इधर ब्राज़ील का भी हिस्सा लगता है। यानी ब्राज़ील, और ये दक्षिण की तरफ जब नीचे की ओर इसका जो एरिया लगता है वो है ब्राज़ील का एरिया। यानी अगर गुयना हाईलैंड के विस्तार की बात की जाए तो वेनेजुएला, फ्रेंच गुयना और दक्षिण में ब्राज़ील में इसकी सीमा लगती है। दोस्तों आप आगे यहीं पर देख सकते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी यहाँ पर देख सकते हैं, और सारे ब्राज़ीलियन हाईलैंड का पॉइंट यहाँ पर आ गया। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का उत्तरी विस्तार खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, धात्विक, अधात्विक, बॉक्साइट, सोना, हीरा, इस तरह से। दोस्तों हम जानते हैं कि पठार होते हैं, जो उच्च भूमियाँ होती हैं, वो खनिज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों एंजल वाटरफॉल की बात की जाए तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। ये इसी गुयना हाईलैंड क्षेत्र में है, जो कि ओरिनोको नदी बेसिन में ये स्थित है, कोरोनी नदी पर ये स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये ओरिनोको की सहायक नदी कैरो नदी पर दोस्तों ये जलप्रपात एंजल जो है ये स्थित है। ये दोस्तों बात की जा रही है एंजल जलप्रपात, और ये गुयना हाईलैंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 979 मीटर है, और उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आएगा। इस तरह यहाँ पे गुयना हाईलैंड है, इधर ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। अब देखते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये दोस्तों महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है दोस्तों ये, और प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। मिनास गिराज राज्य अधिकांश खनिज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो क्षेत्र है दोस्तों मिनास और गिराइज जो क्षेत्र है, राज्य है, उसके लिए ब्राज़ील का जो राज्य है उसके लिए खनिज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोहे अयस्क की खान कौन सी है दोस्तों, बेलो हेरिजेटो के निकट इताबिरा जो खान है वो लोहे आयरन ऑक्साइड की जो खान है वो है इटाबिरा।
जो कि बेलो हेरिजेटो के समीप स्थित है। और मैग्नीज उत्पादन की बात करें तो मातो ग्रासो क्षेत्र जो है, मातो ग्रासो जो पठार का क्षेत्र है वो इस मातो ग्रासो राज्य भी है दोस्तों, वो मैग्नीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पठार का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, जो हाईलैंड है दोस्तों इसका पूर्वी भाग काफ़ी ऊंचा है। कई जगहों पर दोस्तों ये 200 मीटर से अधिक ऊंचा है, 200 मीटर से अधिक ऊंचा है। नदियों का उद्गम भी है इसमें दोस्तों, साओ फ्रांसिस्को नदी और टोकरनास्टिक और पराना नदी भी इसमें स्थित है दोस्तों, इसमें बहती है। कहवा एवं कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कहवा कॉफ़ी के बागानों को इसमें फजेंडा बोला जाता है इस एरिया में। दोस्तों एक शहर की बात हुई है, साओ पोलो शहर की बात। ब्राज़ील का शहर है साओ पोलो, आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन के तट पर है। कॉफ़ी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है साओ पोलो। ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है इसको दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है ये, और ब्राज़ील का इसके मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेडीमेड वस्त्र मिलते हैं, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए भी इसे मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील का शहर है साओ पोलो। और ये शहर दोस्तों अटलांटिक ओशन के तट पर स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पंपास क्षेत्र के बारे में। दोस्तों अगर पंपास क्षेत्र की बात करें तो वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान है। हमने आपको पहले बताया था इसका विस्तार अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। और अगर विस्तार की बात करें तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। शीतोष्ण जलवायु मध्य अक्षांश में स्थित है दोस्तों, ये मध्य अक्षांश में स्थित है, और इसकी जो जलवायु है वो है शीतोष्ण जलवायु। दोस्तों इसके काफ़ी बड़े क्षेत्र में मुलायम घास का विस्तार है। पंपास क्षेत्र में भी और पॉइंट्स देखने होंगे। घास को काटकर गेहूं की खेती की जाती है दोस्तों इस एरिया में। अर्जेंटीना के रोजारियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक गेहूं उत्पादन का काम किया जाता है, यानी कि जो अर्धचंदाकार पेटी है इस तरह से, वो कहाँ से कहाँ तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के रोजारियो से बाहिया ब्लांका तक। आगे मैप मिलेगा तो उसमें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इस तरह से एक पेटी है। आगे देखते हैं। ये दोस्तों पशुपालन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर कृषि संभव नहीं वहाँ पर पशुपालन होता है। अल्फ़ा घास जो कि पशुओं के लिए खासकर भैंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है अल्फ़ा घास। और गेहूं व मांस व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो इसमें स्थित है। ये दोस्तों मोंटेविडियो है। और ब्यूनस आयर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्यूनस आयर्स दिख रहा होगा। ये दोस्तों मांस और गेहूं के व्यापार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, दोनों समुद्र से लगते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे है मातो ग्रासो पठार, ब्राज़ील और बोलिविया। हाँ दोस्तों, इधर दोस्तों ब्राज़ील हो गया और इधर दोस्तों ये है बोलिविया। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया लगता है वो है मातो ग्रासो का पठार। और ब्राज़ीलियन उच्चभूमि भूगर्भिक संरचना दोस्तों, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड में ही एक भूगर्भिक संरचना है। जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का जो एरिया है उसी में ये दोस्तों एक संरचना है। ये दोस्तों ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इसी में एक संरचना है ये। और खनन की बात करें तो लोहे अयस्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पशुपालन भी एक प्रमुख उद्योग है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जिसे कंपोज, ब्राज़ील में कंपोज बोला जाता है, कैंपोज इसको बोला जाता है। अब दोस्तों क्या है बोलिविया का पठार। विस्तार दोस्तों इसका मुख्य रूप से बोलिविया में है, लगभग 800 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, लंबा है ये 800 किलोमीटर लंबा, और टिन उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अंथा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अब दोस्तों हम मरुस्थल को देख लेते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल काफ़ी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है इस महाद्वीप में, आप देख सकते हैं पेंटागोनिया डेजर्ट को।
अर्जेंटीना में वृष्टि छाया क्षेत्र है दोस्तों, ये पठार वृष्टि छाया क्षेत्र, इसके इस तरफ दोस्तों वर्षा नहीं होती है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र भी है और इसकी अक्षांशीय अवस्थी और एंडीज के कारण ये वृष्टि छाया बन चुका है। एंडीज पर्वत की वजह से इधर से एंडीज गया है दोस्तों, और इस तरफ ये पठार इसलिए ये डेजर्ट इसलिए बना दोस्तों क्योंकि ये यहाँ पर एंडीज की वजह से वर्षा नहीं होती है। दोस्तों ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और क्षेत्रफल के औसत की बात करी जाए तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो ये विश्व का 8वां मरुस्थल है और तापमान इसका 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वर्षा 10 से 24 सेंटीमीटर के आसपास होती है। रेत व धूल के कण का विस्तार इसमें तीव्र पछुआ पवनों के कारण होता है। और खनिज की बात की जाए तो जस्ता, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और लोहा और सीसा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह है दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल, पेरू चिली एंडीज के पश्चिम में विस्तार है इसका, और विश्व का सबसे शुष्कतम ये मरुस्थल है। इसी एरिया में दोस्तों अरिको नामक एक स्थान है, अरिका या अरिको, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। लंबाई 1000 किलोमीटर है दोस्तों इसकी। नीचे से ठंडा जल व हम्बोल्ट धारा, दोस्तों शीत जल का उद्वेलन होता है जो तटों के आसपास, उससे यहाँ पे एक हम्बोल्ट नाम की धारा जो चलती है, उसकी वजह से ये मरुस्थल बना है। उसका प्रभाव मरुस्थल के बनने में भी है, और भी कई कारक भी इसमें इसके बनने में है, लेकिन एक हम्बोल्ट जो ठंडी जलधारा उसका भी एक प्रभाव है। विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका चिली में है, इसी एरिया में है। और दक्षिणी अमेरिका का घोस्ट टाउन भी इसी को बोला जाता है, अरिका को। तांबा के लिए ये प्रसिद्ध एरिया है। और चिक्विमाटा दोस्तों तांबा की राजधानी है। इक्वाडोर के आसपास ये चिक्विमाटा है दोस्तों, ये तांबे की राजधानी है चिली में दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ला गुजीरा रेगिस्तान, उत्तरी कोलंबिया और उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला के कुछ हिस्से में एक रेगिस्तान है। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये कोलंबिया है और कोलंबिया का ये उत्तरी एरिया है, और ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला का भी पश्चिमी या उत्तरी एरिया कह सकते हैं। यह है दोस्तों सेचुरा रेगिस्तान, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट के एक हिस्से में स्थित है। सेचुरा आप देख सकते हैं कहाँ पे। मोंटे रेगिस्तान की बात करी जाए तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया रेगिस्तान के ऊपर एक छोटा मरुस्थल है। ये हो गया मोंटे, ये हो गया पेंटागोनिया, ये हो गया अटाकामा, ये होगा सेचुरा, इधर ला गुजीरा है। इतने सारे मरुस्थल हमने देख लिए। अब दोस्तों कुछ नदी बेसिन्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अमेजन के नदी बेसिन को। विश्व का सबसे विस्तृत जल निकासी वाला बेसिन है, जो दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भूभाग को घेरे हुए है। कई किताबों में दोस्तों इसको 40% भूभाग कवर करने की बात की जाती है। यहाँ विश्व के लगभग 60% वर्षावन स्थित हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस एरिया में तो विश्व के 60% वर्षावन इसी में स्थित हैं। हम जानते हैं कि इक्वेटर यहाँ से गुजरा हुआ है और इक्वेटर के समीप वर्षा बहुत होती है। और इसके आगे क्या लिखा है, पृथ्वी की अनुमानित 10% जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर निवास करती है। पूरी पृथ्वी की 10% बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में निवास करती है। अगर इसके विस्तार की बात करी जाए तो ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में ये विस्तारित है। विषुवत रेखा की समीपता है दोस्तों, विषुवत रेखा से इसकी समीपता है। वर्ष भर दोस्तों गर्मी रहती है, आर्द्रता रहती है। सर्वाधिक विस्तार इसकी अगर विस्तार का बात की जाए तो दोस्तों सर्वाधिक इसका विस्तार ब्राज़ील में है 60%। 13% इसका 13% इसका विस्तार पेरू में है। और कोलंबिया दोस्तों ये इसका ओवरऑल विस्तार है। कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, गुयाना और फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, सूरीनाम, इसमें दोस्तों इसका विस्तार है। इसे दोस्तों पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये कार्बन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। अमेजन वन में जो घास के मैदान या फिर जंगल पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उसे सेल्वास बोला जाता है।
आगे दोस्तों, दोस्तों अमेजन बेसिन में 30 लाख से अधिक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ रहती हैं। 10 लाख से अधिक जनजातियों का आवासीय क्षेत्र है ये। और अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं क्वेटो, जुरुआ और मदीरा निग्रो आदि। और प्राकृतिक रबर का ये क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्षेत्र प्राकृतिक रबर की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों रियो डी ला प्लाटा बेसिन, जिसे पराना और पराग्वे का बेसिन भी कहते हैं। यह बेसिन आकार में अमेजन के बाद दूसरा स्थान रखता है। रियो डी ला प्लाटा के बेसिन को बनाने वाली मुख्य नदियाँ पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदियाँ हैं। इस बेसिन में दक्षिण पूर्वी बोलिविया और दक्षिणी और मध्य ब्राज़ील, पूरा पराग्वे और उरुग्वे देश का ज़्यादातर हिस्सा आता है। और अर्जेंटीना के भी कुछ हिस्से आते हैं। इस बेसिन की बात की जा रही है। इसमें पराना है, पराग्वे हो गई, और ये आपकी उरुग्वे, ये नदियाँ इस का निर्माण करती हैं। और ये रियो डी ला प्लाटा जो एरिया दिख रहा है, इसमें इसका निकास हो जाता है। इसे रियो डी ला प्लाटा का बेसिन भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ओरिनिको का बेसिन। यह दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है। ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। कैरोनी ओरिनिको की सहायक नदी है, जिस पर एंजल जलप्रपात है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है। एंजल वाटरफॉल की बात की जा रही है। यह है दोस्तों ओरिनिको का बेसिन, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेजन नदी को। अमेजन नदी का विस्तार, अमेजन नदी दोस्तों विश्व स्तर पर रबर कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानेस शहर है जो रबर के संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मानेस शहर आप देख सकते हैं, ये रबर के संग्रहण का काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। टोकेंटिस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित बेल्लम शहर रबर के निर्यात की दृष्टि से ब्राज़ील का मुख्य निर्यातक बंदरगाह है। यह है बेल्लम शहर, रबर निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट। ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रेसिफे विश्व स्तर पर चीनी निर्यात के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर कहीं दोस्तों रेसिफे शहर होगा, आगे के मैप में उसको हम दिखाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों उरुग्वे नदी। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से उसका उद्गम होता है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील और उरुग्वे की सीमा से बहते हुए रियो डी ला प्लाटा में गिर जाती है, जिसकी लंबाई 1838 किलोमीटर है। उरुग्वे नदी आप देख सकते हैं दोस्तों, उरुग्वे नदी को, ये रियो डी ला प्लाटा है, इसमें गिर जाती है। अब पराना नदी को देखते हैं। दूसरी सबसे लंबी नदी है, 4880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर बात की जाए तो पराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए रियो डी ला प्लाटा में ये भी निकास करती है अपने जल का। और पराना का अर्थ होता है समुद्र जैसी विशाल। पराना नदी की बात करें तो ये है पराना नदी, इधर से पराग्वे नदी में मिल जाती है। कोलोराडो और नीग्रो नदी को देख लेते हैं। अर्जेंटीना की नदियां हैं दोस्तों, दोनों अटलांटिक महासागर में इनका निकास है। कोलोराडो नदी बाहिया ब्लांका की खाड़ी में गिरती है और नीग्रो नदी सैन मेटियास की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी दोस्तों यहाँ पर है और नीग्रो नदी दोनों यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक सैन मेटियास की खाड़ी में गिरती है, एक बाहिया ब्लांका की खाड़ी में। ओरिनिको नदी की बात करें तो उसका उद्गम दोस्तों गुयाना आइलैंड से होता है। और निकास की बात करें तो अटलांटिक महासागर में इसका निकास है। ओरिनिको नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैगडलिना की नदी की बात की जाए तो कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। निकास की बात करें तो कैरेबियन सागर में इसका निकास है। ये तेल के भंडार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नदी को आप देख सकते हैं लोकेशन में, इस तरह से नदी का निकास कैरेबियन सागर में हो जाता है। साओ फ्रांसिस्को नदी की बात की जाए तो ब्राज़ील की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लंबाई इसकी 2714 किलोमीटर है। अमेजन, पराना, मडीरा के बाद दक्षिण अमेरिका की चौथी सबसे इम्पोर्टेंट और लंबी नदी है। साओ फ्रांसिस्को नदी को अगर लोकेशन में देखें तो ये है दोस्तों, ये बगल में आप देख सकते हैं, लिखा है साओ फ्रांसिस्को। अब दोस्तों देख लेते हैं झीलों को। दोस्तों टिटिकाका झील समुद्र तल से 12,500 फीट ऊपर बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है।
विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब है कि इसमें नाव चलाई जा सकती है। बगल में उसके पोपो झील है। बोलिविया में अल्टीप्लानो में स्थित है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच में एक पठार, उसी पर ये स्थित है। अल्टीप्लानो जो पठार है उस पर ये स्थित है। आप देख सकते हैं लेक पोपो। तो टिटिकाका हो गई, पोपो हो गई। अब माराकाइबो देख लेते हैं दोस्तों। माराकाइबो झील 12,950 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। वेनेजुएला का उत्तर दोस्तों वेनेजुएला की ये उत्तर में स्थित है। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ये झील है। माराकाइबो झील आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर गल्फ ऑफ वेनेजुएला, इधर कैरेबियन सागर है। मैप दोबारा से लग गया है। अब दोस्तों कृषि और पशुपालन को देख लेते हैं। अर्जेंटीना व उरुग्वे की बात की जाए तो कृषि योग्य भूमियाँ हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे की बात की जा रही है यहाँ पर। उरुग्वे देख सकते हैं और अर्जेंटीना। गेहूं व मक्का कृषि में अगर देखा जाए तो गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हैं इस महाद्वीप की। और क्योंकि महाद्वीप का ज़्यादातर जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में ही है। और गेहूं की बात करें तो पंपास क्षेत्र होगा दोस्तों। गेहूं पंपास क्षेत्र में होता है। घास को काट कर गेहूँ वहाँ पर उगाया जाता है। और मक्का की बात करें तो ब्राज़ील में मक्का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मक्का का उत्पादन भी ब्राज़ील करता है। कहवा, गन्ना, कोको, कपास, केला प्रमुख नकदी फसलें हैं इस महाद्वीप में। अर्जेंटीना की बात की जाए, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम क्षेत्रों में पशुपालन होता है। जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं वहाँ पर पशुपालन होता है। और इस एरिया में अल्फा नाम की घास होती है जो कि भैंसों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाद्वीप का पश्चिमी तट मछली उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पेरू देश शामिल है। दोस्तों पेरू देश का जो तट है ये मछली उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों खनिज की दृष्टि से देख लेते हैं। तेल की बात करें तो माराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला में आपको दिखाया था, तेल के लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वेनेजुएला का। और आयरन ऑक्साइड की बात की जाए तो ब्राज़ील का जो एरिया है, ये एरिया दोस्तों ब्राज़ील का ये है लोहे अयस्क के लिए इम्पोर्टेंट। तांबा की बात की जाए तो चिली इम्पोर्टेंट है। बोलिविया की बात की जाए तो टिन के लिए इम्पोर्टेंट है। अटाकामा मोरस्टल नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है जो कि चिली में स्थित है। और बॉक्साइट की बात की जाए तो सूरीनाम और गुयाना हाईलैंड में स्थित है। गुयाना देश है जो उसी में गुयाना हाईलैंड है और सूरीनाम और गुयाना देश वहाँ पर स्थित हैं। उसी में बॉक्साइट के भंडार वगैरह हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिथियम ट्रायंगल के बारे में। लिथियम ट्रायंगल एक विशेष क्षेत्र है जो कि आप देख सकते हैं चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के एरिया में एक त्रिकोण है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिथियम ट्रायंगल एंडीज़ का एक क्षेत्र है जो लिथियम भंडार के लिए समृद्ध है, जो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली की सीमाओं से घिरा हुआ है। लिथियम जो होता है दोस्तों बैटरी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए। हमारा आखिरी पॉइंट है महत्वपूर्ण फैक्ट वाला, और जो सारी हेडिंग्स को हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है। दोस्तों जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये ब्राज़ील का एरिया है और यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ पर चिली है। तो इन दो देश इक्वाडोर और चिली को छोड़कर दोस्तों ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिका के हर देश से लगती है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ओजस डेल सलाडो जो कि आपको बताया गया है कि हमने जो पॉइंट लगाया है रेड कलर से, इस एरिया में कहीं ओजस डेल सलाडो नाम का जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, वो स्थित है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा के समीप स्थित है। अमेजन वनों में दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी बालसा पाई जाती है। और कैडोर पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और ब्राज़ील की बात की जाए तो रबड़ के पेड़ के लिए ब्राज़ील मूल स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट में और आगे देखते हैं। चिक्विमाटा जो आपको बताया था चिली में है, तांबे की खान है, तांबे की राजधानी है। तांबे के लिए याद रखना चिली और चिक्विमाटा। और अमापा की खान दोस्तों ब्राज़ील में है जो कि मैग्नीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मैग्नीज़ का नाम लेते ही आप पहुंच जाएंगे अमापा खान ब्राज़ील। और इटाबीरा ब्राज़ील का प्रमुख आयरन ऑक्साइड का केंद्र है, लोहे अयस्क का केंद्र है ब्राज़ील। तो चिक्विमाटा देखा, अमापा देखा और ब्राज़ील देखा। और हमने तांबा देखा, चिक्विमाटा चिली, तांबा चिली
मैंगनीज ब्राज़ील और इटावीरा ब्राज़ील खान लोहे अयस्क के लिए। सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है अर्जेंटीना, सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है ब्राज़ील, सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है वेनेजुला और कोलंबिया, सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है चिली। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। कहवा मंडी साओ पोलो को कहा जाता है। साओ पोलो शहर आप देख सकते हैं, इसकी कहवा मंडी कहते हैं। आगे भी देखते हैं। अर्जेंटीना का पेंटागोनिया क्षेत्र भेड़ पालन के लिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका का कुल क्षेत्रफल का 7.6 भूमि ही कृषि योग्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 7.6% भूमि ही कृषि योग्य है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक अर्जेंटीना है, याद रखना। दक्षिण अमेरिका में विश्व का 40% कहवा उत्पन्न होता है और जिसका 60% ब्राज़ील में ब्राज़ील में दोस्तों उत्पादित होता है। और इसका जो कहवा का निर्यात करने के लिए जो बंदरगाह है वो है सेंटोस पत्तन। सेंटोस पत्तन से दोस्तों इसका व्यापार होता है। किसका दोस्तों? ये कहवा का। कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिनका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिनका। ब्राज़ील में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, परंतु कोयला एवं खनिज तेल का अभाव है। औद्योगिक विकास में इसलिए सबसे बड़ी बाधा है। ब्राज़ील का विकास इतना नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर खनिज तो हैं लेकिन कोयला का वहाँ पर इतना नहीं है। कोयला और तेल भी वहाँ पर इस तरह से नहीं है। ब्राज़ील पूर्वी तटीय मैदान के उत्तर में कपास, मध्य में गन्ना और कोको तथा दक्षिण में कहवा कृषि होती है। ब्राज़ील की बात की जा रही है, पूर्वी तट की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? कपास और मध्य में गन्ना और कोको, मध्य में गन्ना और कोको और दक्षिण में कहवा। और कृषि प्रधान देश की बात की जाए तो अर्जेंटीना है। ब्राज़ील की टेरारोसा मिट्टी कॉफ़ी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कॉफ़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। उरुग्वे, अर्जेंटीना तथा दक्षिणी ब्राज़ील के तट पर अल्फाल्फा घास की बहुलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश वेनेजुला का संचित भंडार की दृष्टि से दक्षिणी महाद्वीप में लीबिया के पश्चात दूसरा स्थान है। लीबिया के बाद दोस्तों भंडार की स्थिति में, संचित भंडार की बात किया तो लीबिया के बाद ये वेनेजुला दूसरे स्थान पर आता है। वेनेजुला के जो दोस्तों मराकाइबो बेसिन है, 70% दोस्तों पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। अर्जेंटीना की बात की जाए तो पंपास क्षेत्र में मांस पशुपालन क्षेत्र विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो पंपास क्षेत्र वहाँ पर पशुपालन की दृष्टि से अर्जेंटीना में जो क्षेत्र है वो मांस उत्पादन के क्षेत्र से वो मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे और फैक्ट हैं दोस्तों। ब्राज़ील का रेसिपे विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। रेसिपे शहर, ब्राज़ील का रेसिपे शहर, यहाँ पर दोस्तों रेसिपे शहर है और चीनी उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य चिली भूमध्य सागरीय जलवायु, दोस्तों मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पत्तियाँ मोटी होती हैं, वनस्पति की चमकीली होती हैं, सूखे को सहन करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर जो फल फूल होते हैं उनको अखरोट और ओक, चेस्टनट और अंजीर वगैरह में देखा जा सकता है। 2 स्लाइड और बची हैं दोस्तों। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है चेको का मैदान। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू। विश्व का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश अर्जेंटीना। मध्य चिली में जाड़ों में वर्षा होती है, यानी सर्दियों में वर्षा होती है मध्य चिली में। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप और ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक जनन केंद्र। इक्वाडोर के आसपास ये दोस्तों गैलापागोस आइलैंड आपको बताया था, वो ओलिव रिडले टर्टल जो होते हैं उनके प्राकृतिक जनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध स्थित है। बोलिविया की राजधानी लापाज दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। दक्षिण अमेरिका में वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करता है। ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन भी करता है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन भी करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स को देख लिया है और इस तरह से हमने दक्षिण अमेरिका की पूरी मैपिंग कर ली है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई पॉइंट यहाँ पर छूटा है।
और अभी हम देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने इसमें सामान्य परिचय देखा, फिर प्रादेशिक विभाजन देखा, फिर राजधानियाँ देखी, फिर द्वीप देखे, जलसंधियाँ और खाड़ियाँ देखी, पर्वत पठार देखे, मरुस्थल देखे, नदियाँ देखी, कृषि देखी, खनिज देखे और अन्य खनिज संसाधन के बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैक्ट यहाँ पर छूटा होगा, यानी हर फैक्ट हर कॉन्सेप्ट को इसने बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दक्षिण अमेरिका की जो मैपिंग थी आपने अच्छी तरीके से एंजॉय की होगी। अगर आप इसको बार बार देख लेते हैं तो आप दक्षिण अमेरिका की मैपिंग से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।